जय हिंद दोस्तों, मैं ओपी सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ओपी सिंह एकेडमी में। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और मेहनत करिए भाई, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। ये मैं बात आपको हर बार बोलता हूं कि बिना हार्ड वर्क के कुछ भी नहीं है। और अब आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, क्योंकि स्मार्ट वर्क की ही इस समय वैल्यू है। आप कितना भी हार्ड वर्क करिए, लेकिन आप उस हार्ड वर्क में जरा सा भी स्मार्ट वर्क लगा देंगे तो आपका हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में चेंज होकर आपको सफलता देगा। ये मैं आपको बोल रहा हूं। तो हम डेली 20 क्वेश्चन कर रहे हैं हर स्टूडेंट। यदि आपको सफल होना है तो जो बच्चे मेरे ऑफलाइन भी क्लास कर रहे हैं और शाम को ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो इतना ही अगर आप पढ़ लोगे तो मैं मानता हूं कि कोई भी परीक्षा दो आप, जीएस में आप कभी फेल नहीं हो सकते। इतना भी अगर कर रहे हो, अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो जितना यहां हम मेहनत करते हैं, अगर इतना मेहनत से आप पढ़ रहे हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, और सभी स्टूडेंट से मेरा ये कहना है कि हमारे अमरोहा जिले में 26 अप्रैल को मतदान होना है, वोटिंग होनी है। तो कृपया करके सभी स्टूडेंट जिनका वोट बना हुआ है वो अपने वोट का प्रयोग करें, क्योंकि मतदान का अधिकार हमारा सबसे बड़ा अधिकार होता है। क्योंकि इस आपकी एक वोट की कीमत, आपको पता है कि एक वोट की कीमत बहुत होती है और एक वोट से हार जीत होती हुई हमने देखी है। तो एक एक वोट की बहुत वैल्यू होती है। आप अपने वोट का, आप अपने मत का अधिकार का प्रयोग करिए और अपने ऐसे कैंडिडेट को वोट दीजिए जो आपको लगता है कि ये कैंडिडेट कुछ बनने की बात कर सकता है। तो आप किसी को भी दे सकते हो कि वोट आप एक स्वतंत्र हैं। वोट देने का आपको एक राजनीतिक अधिकार मिला हुआ है, एक सांविधिक राइट मिला हुआ है। आप किसी को भी वोट दे सकते हैं और ऐसे कैंडिडेट को वोट दें जो आपको लगता है कि ये वोट कामयाब है। जाति से, धर्म से, मजहब से सबसे ऊपर सोच रखकर वोट दीजिए। यही मेरा आपसे कहना है। चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। और मैंने आपको बताया कि हर डेट कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट लेकर आती है मेरे लिए और आपके लिए भी। जैसे हर दिन किसी ना किसी से जुड़ा रहता है, उसी प्रकार डेट भी किसी ना किसी इंपॉर्टेंस टॉपिक से जुड़ी रहती है। तो आज 18 अप्रैल है और 18 अप्रैल को पूरे विश्व में विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व विरासत यानी कि जो हमारी यूनेस्को संस्था है, यूनेस्को संस्था जो भारत के साथ साथ विश्व भर में जितने भी अच्छे से अच्छे संस्कृति से जुड़े हुए प्राकृतिक स्थल हैं, नेचुरल पैलेस और मानव के द्वारा कुछ बनाए गए ऐसी इमारतें हैं जिनको हमें बड़े दिनों तक बड़े अच्छे से संजोए के रखना होता है, उनका संरक्षण करना होता है, उनकी सुरक्षा करनी होती है। इसलिए उनको एक विरासत के रूप में हम बनाए रखते हैं और इसके लिए एक संस्था है यूनेस्को जो उसको संरक्षण प्रदान करती है, ऐसी इमारतों को, ऐसी विरासतों को संरक्षण प्रदान करती है। चलिए, तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपके एक से एक अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। और मेरा कहने का मतलब कि बच्चों आप बस पढ़ते रहिए, एक नोट्स बना के आप पढ़ते रहिए। और मैंने बोला है कि कहीं भी जीएस पढ़ने की आपको जरूरत नहीं होगी। ये मेरा अपने आप का खुद का इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं आपको वही चीज कराता हूं जो आपको एग्जाम में आती है। इतना कर लो, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मेरे बच्चे जो मुझसे पढ़े हैं वो बहुत जानते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आता रहता है। तो एक क्वेश्चन आपकी जब भी कभी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा होती है, एक नदियों से क्वेश्चन आता है। तो नदियों के टॉपिक को तो आपको रट के रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो ध्यान रखना, किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, यमुना नदी और नर्मदा नदी। तो यहां पर देखें हम, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारत से बाहर है, बाकी तीनों नदियां भारत के अंतर्गत ही उद्गम होती हैं, यानी कि इनका जो उद्गम स्थान है, निकलने का स्थान है, वो भारत में है। तो ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम क्षेत्र भारत से बाहर है, यानी कि ये तिब्बत के निकट मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत के निकट मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी।
और ये आ जाता है आपका चीन देश के अंतर्गत आता है, यानी कि तिब्बत के निकट आ जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी का ध्यान रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है। कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है, जो तिब्बत के पास में है। और मैंने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आपको बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, यानी कि इसकी लंबाई लगभग 3100 किलोमीटर के आसपास है। और मैंने आपको बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो दिया है कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो पहला नाम है वो सांगपो है, शांगपो, जिसे हम तिब्बत में बोलते हैं, तिब्बत में या चीन में बोलते हैं। तो ब्रह्मपुत्र का पहला नाम जो है वो सांगपो है, जिसको सांपू भी बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम है दिहांग नदी, दिहांग नदी इसको बोलते हैं हम अरुणाचल प्रदेश में। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाकर भेजा था, अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं दिहांग नदी के नाम से। और इसका तीसरा नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं इसको, असम में बोलते हैं। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और लास्ट में मेघना नाम से ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। सांगपो या सांपू इसको कहा जाता है पहला नाम, जिसका अर्थ होता है शुद्ध करने वाली नदी। तो शुद्ध करने वाली नदी कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा आता रहता है। गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है उत्तराखंड में, गंगोत्री हिमनद से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है उत्तराखंड में, उत्तराखंड से। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, ये भी उत्तराखंड में है। और नर्मदा नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, अमरकंटक, अमरकंटक का पठार या अमरकंटक की पहाड़ियां, इसका उद्गम क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता रहता है। तो ये क्वेश्चन था आपका, कौन सी नदी का उद्गम क्षेत्र भारत से बाहर है? तो वो है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी। तो एक ही क्वेश्चन को बड़ा अच्छे से पढ़ना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इग्लू क्या है? इग्लू, इग्लू क्या है? तो इसको पढ़ लेना, समझ लेना। इग्लू क्या है? तो इग्लू है आपका गुम्मद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की झिल्ली, कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं, एस्किमो जनजाति के लोग रहते हैं। तो इग्लू एक आइस से बनाया हुआ, बर्फ से बना हुआ, कठोर बर्फ से बनाया हुआ एक घर होता है, जिसमें एस्किमो जनजाति के लोग रहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आपको आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी का क्या परिणाम होता है? छिपी बेरोजगारी, और बेरोजगारी कई प्रकार की होती है, बेरोजगारी कई प्रकार की होती है। तो छिपी बेरोजगारी के बारे में पूछा है। इसका पहला आंसर दे रखा है, लेन देन की लागत में वृद्धि, बाजार में लेन देन की कम क्षमता, कुल उत्पादन में गिरावट या अनुत्पादन कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर है डी, अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होता है छिपी बेरोजगारी, जिसको प्रच्छन्न बेरोजगारी भी बोलते हैं। यानी कि ऐसा जिस क्षेत्रफल में उत्पादन किया जाता है, जिस क्षेत्रफल में उत्पादन किया जाता है, तो यानी कि ये मान के चलना नीड हमें कम की है और व्यक्ति कार्य करने में लगे हुए ज्यादा, और उतना अनुत्पादन नहीं हो पाता, इतना उत्पादन नहीं हो पाता है। और ये काम करने वालों की संख्या में वृद्धि को दर्शाता है, लेकिन जो उत्पादन होता है वो उस हिसाब से नहीं हो पाता। तो इसमें जो व्यक्ति हैं जो लगे हुए हैं, हमें उनकी कम आवश्यकता है, संख्या में ज्यादा है लेकिन उत्पादन उतना नहीं हो रहा है। कम व्यक्तियों में कम काम करने वाले लोग भी उतना उत्पादन कर सकते हैं, लगे हुए लोग ज्यादा, लेकिन ऐसा लगता है कि वो छिपे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे हम।
फिर नदी से संबंधित क्वेश्चन है आपका, चंबल नदी पर क्वेश्चन आया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आता रहता है कि चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। तो चंबल नदी का जो बहने का स्थान है, प्रवाहित होने का स्थान है, वो है आपका सी ऑप्शन, यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसका प्रवाह क्षेत्र है चंबल नदी का, और राजस्थान में ये प्रमुख रूप से प्रवाहित होती है चंबल नदी। तो चंबल नदी की यदि हम बात करें चंबल नदी की, तो चंबल नदी जनापाव की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है जो राजस्थान में है, राजस्थान। तो चंबल नदी का जो उनका उद्गम क्षेत्र है वो जनापाव की पहाड़ी है जो राजस्थान में है, और ये 3 राज्यों में इसका प्रवाह क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। उद्गम होता है इसका राजस्थान से। और चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, क्योंकि यमुना नदी में जाकर के चंबल नदी मिल जाती है। यमुना नदी की जितनी भी सहायक नदियां है, जैसे काली नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, हिंडन नदी, तो सबसे बड़ी जो सहायक नदी है यमुना की वो है चंबल नदी। और एक क्वेश्चन स्टूडेंट सबसे ज्यादा और इसमें आता है, चंबल नदी पर कुछ बांध पूछता है। चंबल नदी पर कुछ बांध बने हुए हैं, जैसे गांधी सागर बांध बना हुआ है, गांधी सागर बांध। ऐसे ही चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध बना हुआ है, जवाहर सागर बांध। ऐसे ही चंबल नदी पर राणा सागर बांध बना हुआ है, राणा सागर बांध। तो ये इस तरह के डैम आते हैं, तो ध्यान रखना, चंबल नदी पर गांधी सागर और जवाहर सागर बांध बने हुए हैं मध्य प्रदेश में, और राणा सागर बांध बना हुआ है, राणा सागर बांध आपका राजस्थान में। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ज्यादा आता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं आगे। चौथा नंबर, 5वां नंबर का क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये आपको एग्जाम में आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रश्नात्मक विस्तृत वर्णन किया है, यानी कि वह इतालवी यात्री, इटली का यात्री कौन है जिसने बहुत ही प्रशंसता पूर्वक विजयनगर साम्राज्य का वर्णन किया है। तो 4 ऑप्शन आपके लिखे, मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, बारबोसा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका निकोलो कॉन्टी। तो निकोलो कॉन्टी ने विजयनगर साम्राज्य का बड़े खुश होकर वर्णन किया है, और बड़े पैमाने पर इसने वर्णन किया है। तो ध्यान रखना, निकोलो कॉन्टी जो इटली का निवासी था, इटली का निवासी था, भारत जब आया था तो इसने विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत रूप से वर्णन किया था। विजयनगर साम्राज्य, ध्यान रखना, विजयनगर साम्राज्य जो कि दक्षिण भारत में एक बड़ी रियासत थी, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य जो कि कावेरी नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हुआ था विजयनगर साम्राज्य, और इसकी स्थापना की थी 2 भाइयों ने, हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट ने 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम 2 सगे भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, और दक्षिण भारत में सबसे बड़ी रियासत थी विजयनगर साम्राज्य। तो इसका विस्तृत रूप से वर्णन किया है इटली के यात्री निकोलो कॉन्टी ने। ध्यान रखना, मार्को पोलो भी एक यात्री था जो वेनिस या इटली से भारत आया था, इटली या वेनिस से भारत आया था, और भारत आने वाला यानी कि दक्षिण एशिया की यात्रा करने वाला यह पहला यूरोपीय था, मार्को पोलो। बारबोसा भी यूरोप यानी कि इटली से भारत की यात्रा पर आया था। तो इन्होंने विस्तृत रूप से विजयनगर साम्राज्य का वर्णन किया है, और विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत की एक बड़ी रियासत थी। चलिए यहां पर हम आगे देखते हैं क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है कि स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका था। जब भारत आजाद हुआ था तो भारत में यानी कि स्वतंत्र भारत में रियासतें थी जो छोटी छोटी रियासतों के रूप में पूरा भारत बटा हुआ था। उस समय उन रियासतों को स्वतंत्रता के बाद एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो उसका राइट आंसर है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
भारत भर में फैली हुई रियासतों को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहां पर मैं आपको बता दूं कि उस समय भारत में स्वतंत्रता के बाद 562 देसी रियासतें थीं, देसी रियासतें थी। स्वतंत्रता के बाद इन रियासतों का बंटवारा हुआ। जो रियासत यानी कि पाकिस्तान और भारत, कौन सी कुछ रियासतें पाकिस्तान में चली गईं और अधिकांश रियासतें भारत में शामिल हो गई थी। ध्यान रख लेना, इन 562 रियासतों में 552 रियासतें भारत में शामिल हो चुकी थी और इनमें से ये मान के चलना 3 रियासत हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर रियासत ने शामिल होने से भारत में मना किया था। तो जम्मू कश्मीर रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू और जम्मू कश्मीर के उस समय के राजा ने एक विलय पत्र के माध्यम से भारत में मिलाया था। हैदराबाद रियासत को सैनिक कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया गया था और हैदराबाद रियासत को जनमत संग्रह द्वारा 1948 में भारत में मिलाया गया था। तो इन रियासतों को भारत में मिलाने के लिए, एक करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए ध्यान रखना, 31 अक्टूबर, जो 31 अक्टूबर है डेट, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि है। इसलिए 31 अक्टूबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की एकता के प्रतीक के रूप में गुजरात के साधु बेट द्वीप पर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा बनाई गई है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है और ये वर्तमान समय में भारत के साथ साथ पूरे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, जो गुजरात के साधु बेट द्वीप पर निर्मित की गई है। चलिए यहां पर हम आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो नृत्य से संबंधित है। चरकुला नृत्य संबंधित है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार से। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है चरकुला नृत्य। बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में आता है चरकुला नृत्य, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आता रहता है। जैसे गुजरात से देखें तो गुजरात में गरबा, गुजरात का एक लोक नृत्य है गरबा। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य, मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है आपका चक्री। उत्तर प्रदेश का चरकुला है। बिहार का जट जटिन भी है, भोजपुरी भी है। ये बिहार के भोजपुरी, ये बिहार के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो चरकुला आपका उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख लोक नृत्य है। तो पब्लिक डांस से क्वेश्चन आपको आता ही रहता है, एक नृत्य जरूर आता है। तो मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का सबसे फेवरेट टॉपिक है नृत्य। तो नृत्य को बिल्कुल रट के रखें, कंप्लीट करके रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिपीट होता रहता है ये। 100% आपको क्वेश्चन आता है, आपका 100% क्वेश्चन आपको आता रहता है पुलिस परीक्षा में। हर्षवर्धन से संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहां थी। कितनी बार क्वेश्चन ये आपका आया है। हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। ध्यान रखना, हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज और कन्नौज को हर्षवर्धन ने राजधानी बनाया था। हर्षवर्धन पुष्य भूति वंश का शासक था। पुष्य भूति वंश, देखिए हर्षवर्धन जो था वो पुष्य भूति वंश का शासक था। हर्षवर्धन के जो भाई थे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन के जो पिता थे नंदीवर्धन। तो हर्षवर्धन के पिता थे नंदीवर्धन, उनकी 2 संतानें थी, हर्षवर्धन और राज्यवर्धन। कहा जाता है कि यहां पर एक बड़ी कहानी है। हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई थी और यानी कि जो हर्षवर्धन के भाई की जो हत्या की थी वो शशांक ने हर्षवर्धन के भाई यानी कि राज्यवर्धन की हत्या कर दी। तो उसी हत्या का बदला लेने के लिए कहा जाता है जो हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थी थानेश्वर या स्थानेश्वर जिसको बोलते हैं, स्थानेश्वर, इसको थानेश्वर भी बोलते हैं। तो यहां से राजधानी को चेंज किया था, राजधानी चेंज करके बनाई थी कन्नौज। हर्षवर्धन ने अपनी जो राजधानी बनाई थी बाद में कन्नौज बनाई थी, पहले थी स्थानेश्वर।
और अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए शशांक से इस राजधानी को कन्नौज ट्रांसफर किया था। क्वेश्चन आता रहता है, हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? पुष्यभूति वंश का शासन था। पुष्यभूति वंश का शासक था हर्षवर्धन। चलिए यहां से आपका ध्यान रखना, कुछ यहां से भी क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। नालंदा, नालंदा एक विश्वविद्यालय हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय पर एक क्वेश्चन आ जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार के राजगीर में था, कुमार गुप्त ने, गुप्त शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी राजगृह में। प्रयाग, प्रयाग, इसको प्रयागराज भी कहा गया है। प्रयाग एक तीर्थ स्थान है, यानी कि भारत में बसाया गया पहला स्थान प्रयाग था, जो संगम नदी के तट पर बसाया गया था। संगम नदी के तट पर, जहां पर कुंभ मेला भी लगता है और जिसको इलाहाबाद के नाम से भी जाना गया। अब उसी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है इसी में। तो प्रयाग की बात करें तो एक तीर्थ स्थान है। पूरे भारत में 14 प्रयाग हुए हैं। सबसे फेमस प्रयाग, सबसे प्रसिद्ध प्रयाग जो है वो संगम नदी के तट पर जो है प्रयाग, वो है जिसको प्रयागराज कहते हैं, जिसको तीर्थराज कहते हैं। सभी प्रयागों का राजा प्रयाग कहलाता है, सभी तीर्थों का राजा तीर्थराज कहलाता है। तो इसी को तीर्थराज, इसी को प्रयागराज कहा है, जो संगम नदी के तट पर है। चलिए आगे। और मैंने आपको पहले ही बताया कि कन्नौज, जिसको इत्र नगरी के नाम से भी जाना गया है, इत्र नगरी के नाम से जाना गया है। और थानेश्वर, थानेश्वर हर्षवर्धन की सबसे पहली राजधानी थी, बाद में कन्नौज बनाई थी। चलिए यहां पर आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन ये आपको आते रहते हैं। देखिए ध्यान रखना, यहां पर मैं एक क्वेश्चन और बता दूं, यही चल रहा है। तो हर्षवर्धन की रचनाएं आ जाते थे, हर्षवर्धन की रचनाएं आ जाती। तो हर्षवर्धन की रचनाएं हैं हर्ष, यानी हर्षवर्धन की रचना रत्नावली है, रत्नावली, नागानंद, नागानंद। तो हर्षवर्धन की रचना रत्नावली, नागानंद, ये हर्षवर्धन की प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन ये आपको आता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखते हैं हम आगे। अब है हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरल परीक्षाओं में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को, जनरल परीक्षा के लिए आता है कि बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो सारनाथ में, बोधगया में, लुम्बिनी में, कुशीनगर में। तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, सारनाथ जो वाराणसी के निकट है। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने गया नामक स्थान पर, जो बाद में बौद्ध गया हो गया था, यहां पर ईश्वर की आराधना शुरू की। और यहीं पर उनको एक पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को बुद्ध कहा गया। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी। और जब ज्ञान इनको प्राप्त हो गया था तो गौतम जी को महात्मा बुद्ध कहा गया। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और सारनाथ एक बौद्ध धार्मिक स्थल है जो कि वाराणसी के, यानी कि काशी के निकट पड़ता है। यहीं पर महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। और बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में प्रथम उपदेश देने की घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। तो महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, तो बौद्ध ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के उपदेश देने की घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाई। तो महात्मा बुद्ध के जीवन में सबसे पहली घटना धर्म चक्र प्रवर्तन थी। और यह है महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश देने से संबंधित। यहां पर यह भी कहा जाता है, ये ऐसा जो लिखा गया है कि जब महात्मा बुद्ध ने गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर तप किया था, तो उनके साथ उस समय तप करने में, पूजा करने में
5 ब्राह्मण भी शामिल थे, लेकिन कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने एक कन्या के द्वारा लाई गई खीर को ध्यान भंग करके एक खीर खा ली थी, तो तभी ये 5 ब्राह्मण इस घटना से नाराज हुए और महात्मा बुद्ध को गया में छोड़कर सारनाथ चले गए थे। कहा जाता है कि जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो महात्मा बुद्ध सारनाथ गए और सबसे पहले इन्हीं 5 ब्राह्मणों को पहला उपदेश दिया था, और बौद्ध ग्रंथों में यही घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाई। महात्मा बुद्ध के जीवन में यह सबसे पहली घटना घटी थी, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ध्यान रखना। फिर बौद्ध गया भी महात्मा बुद्ध से संबंधित है। बौद्ध गया, जिसे पहले गया कहा जाता था, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो गया नामक स्थल बौद्ध गया में चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया, जो फल्गु नदी के तट पर था। लुम्बिनी महात्मा बुद्ध से जुड़ा स्थल है। कहा जाता है कि यह स्थल नेपाल की तराई से जुड़ा हुआ है, नेपाल की तराई में स्थित है। महात्मा बुद्ध का जन्म यहीं पर हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान पर। कुशीनगर भी महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ स्थल है। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी, और मोक्ष प्राप्त करने की घटना बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहलाती है। महापरिनिर्वाण कहलाती है, महापरिनिर्वाण। तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की जो प्राप्ति हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। महात्मा बुद्ध ने जो धर्म चक्र प्रवर्तन किया था वो सारनाथ में किया था। तो ये 2 घटनाएं, ये पहली घटना है और ये सबसे बाद की घटना है। बीच में एक घटना आती है, बीच में ध्यान रखना, ये घटना कुछ क्रम से पूछ लेता है। तो सबसे बाद की घटना है 3 नंबर की महापरिनिर्वाण। इससे पहले की घटना है धर्म चक्र प्रवर्तन, और इससे भी पहले की घटना है महाविनिष्क्रमण। तो ये 3 घटनाएं हैं। एक बार मैं आपको बता दूं कि महाविनिष्क्रमण क्या है। महाविनिष्क्रमण है महात्मा बुद्ध के घर छोड़ने से, घर त्यागने से संबंधित है महाविनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध के जीवन में सबसे पहली घटना घटती है महाविनिष्क्रमण, जिसका अर्थ होता है गृह त्याग। दूसरी घटना घटती है धर्म चक्र परिवर्तन, ये घटना है महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश देने से। और तीसरी घटना है महापरिनिर्वाण, ये घटना है महात्मा बुद्ध के मोक्ष प्राप्त करने से। तो क्वेश्चन आता है महाविनिष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तन कहां किया था, महापरिनिर्वाण कहां हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपको आते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी कराया हूं, पहले प्रैक्टिस सेट में भी आया है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बिट्स के द्वारा। और बिट्स कंप्यूटर के मापन की सबसे छोटी इकाई है। बिट्स कंप्यूटर के मापन की सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट्स है। ये मैंने पहले भी कराया था। और कंप्यूटर के मापन की सबसे बड़ी इकाई जो है वो है टेराबाइट। तो ये क्वेश्चन आपको आता रहता है। तो कंप्यूटर की स्मृति का मापन जो किया जाता है वो बिट्स के द्वारा किया जाता है, और बिट्स सबसे मापन की छोटी इकाई और सबसे बड़ी इकाई है टेराबाइट। चलिए ये क्वेश्चन भी हम इसको कर चुके हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 11वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका आता रहता है एग्जाम में। मोस्ट इंपोर्टेंट, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था, ना जाने पुलिस में कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसको 100% कहीं नोट कर लेना, जो आपको क्वेश्चन आपको आता रहता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। तो अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट। तो ये है आपका आर्यभट्ट, ध्यान रख लेना। आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। तो ध्यान रखना, भारत का प्रथम उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट, जिसे कहां से छोड़ा गया था, रूस देश से छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था, 19 अप्रैल 1975 को। और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, यानी कि आर्यभट्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया है आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट कौन थे, भारत के प्रसिद्ध खगोलविद थे, एक खगोलविद थे। क्वेश्चन कई बार आया कि आर्यभट्ट कौन थे, आर्यभट्ट का संबंध किससे था। तो खगोलवेत्ता थे, भूगोलवेत्ता थे। तो ध्यान रखना, आर्यभट्ट के नाम पर ही भारत के पहले उपग्रह का नाम रखा गया था, जिसे रूस देश से छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। और यहीं पर हमें याद रखना है कि रोहिणी भी भारत का एक उपग्रह, जिसे 1980 में छोड़ा गया था।
1980 में छोड़ा गया था। स्वदेश निर्मित पहला उपग्रह भारत का रोहिणी है, जिसे 1980 में छोड़ा गया था सतीश धवन चंद्र अंतरिक्ष केंद्र से। सतीश धवन चंद्र अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था रोहिणी नामक उपग्रह को, और रोहिणी भारत का स्वदेश निर्मित पहला उपग्रह था जिसे 1980 में छोड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको आता रहता है। और मैं पूछूं कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था विश्व का, तो वो था, अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का पहला उपग्रह था स्पुतनिक। ध्यान रख लेना, स्पुतनिक फर्स्ट। अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था, जो रूस देश से छोड़ा गया था। और भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, जो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन आपको आते रहते हैं। और स्वदेश निर्मित पहला उपग्रह भारत का वो था रोहिणी। चलिए, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ज्यादा आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवाश्म क्वेश्चन। जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाया जाता है, जिसको फॉसिल्स बोलते हैं, फॉसिल्स जीवाश्म। तो जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा आता है। तो जीवाश्म पाया जाता है परतदार चट्टान में, परतदार सेल में पाया जाता है, परतदार। इस परतदार चट्टान को हम, देखिए ध्यान रखना, रॉक्स जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान, और तीसरे प्रकार की चट्टान होती है कायांतरित चट्टान। तो रॉक्स जो होती हैं 3 टाइप्स की होती हैं, चट्टानें हमारी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली चट्टान होती है आग्नेय चट्टान, जिसको इग्निशियस रॉक्स बोलते हैं। दूसरी चट्टान होती है अपसादी चट्टान, जिसको सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। और तीसरी चट्टान होती है कायांतरित, जिसको मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। तो 3 प्रकार की चट्टानें पृथ्वी पर। सबसे पहली चट्टान बनी आग्नेय, दूसरी बनी अपसादी, और तीसरी बनी कायांतरित। तो अपसादी चट्टानों को जो बोलते हैं वो अपसादी चट्टानों को ही परतदार चट्टान बोलते हैं। इन्हीं में जीवाश्म पाए जाते हैं, क्योंकि इनका निर्माण जो हुआ है वो आग्नेय चट्टानों से हुआ है। आग्नेय चट्टानों से अपसादी चट्टानों का निर्माण हुआ है, और कायांतरित चट्टानों का निर्माण अपसादी और आग्नेय दोनों से हुआ है। तो आग्नेय चट्टानों का जो अपर्दन हुआ है, जो कटने से बना है, हवा के कटने से बना है, हिमानी के कटने से बना है, तो अपसादी चट्टानों में लेयर बन जाती है, परत बन जाती है, इसलिए इनको परतदार चट्टान बोलते हैं। और इन्हीं में जीवाश्म पाए जाते हैं। क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। और रवेदार चट्टान किसको बोलते हैं, तो रवेदार चट्टान बोलते हैं आग्नेय चट्टानों को। पृथ्वी पर निर्मित होने वाली पहली चट्टानें हमारी आग्नेय चट्टानें हैं। चलिए, यहां से क्वेश्चन आपका आता रहता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन गैसों से संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट के लेना आता रहता है। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जनरल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आता है। तो इन ऑप्शन के अनुसार वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन गैस है, जिसकी मात्रा 78.08% पाई जाती है। सबसे बड़ी गैस नाइट्रोजन गैस है, जिसकी मात्रा वायुमंडल में 78.08% है। उसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा देखें तो 21 से लेकर 22% तक ऑक्सीजन O2 की मात्रा पाई जाती है। वायुमंडल की दूसरी बड़ी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो 0.03% से लेकर 0.04% तक CO2 गैस पाई जाती है। और हाइड्रोजन की मात्रा देखें तो 0.00005% है। तो सबसे कम मात्रा में यहां पर हाइड्रोजन गैस, जिसकी मात्रा वायुमंडल में 0.0005% है। नाइट्रोजन की मात्रा देखें तो 78.08% है, सबसे अधिक मात्रा में। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 से 0.4% है। और ऑक्सीजन की मात्रा 21% से लेकर 22% तक है। तो दूसरी बड़ी गैस है वायुमंडल की ऑक्सीजन, और सबसे बड़ी गैस है वायुमंडल की नाइट्रोजन। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन गैसों से संबंधित आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे आगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। ये भी जनरल क्वेश्चन है, आपको आता है कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा में परिवर्तन करती है। तो ये है मानसूनी हवा। मानसूनी हवा वर्ष में 2 बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। तो ये क्वेश्चन आपको आता रहता है। पछुआ पवने
पश्चिमी हवाओं यानी कि तेज हवाओं को चलने वाली तेज हवाओं को पछुआ पवनें बोलते हैं। पछुआ पवनें बोलते हैं। ध्यान रखना, कुछ पवनों का नाम आता है गरजता चालीसा। क्वेश्चन बहुत आता है, गरजता चालीसा। प्रचंड पचासा नाम आता है, और एक आता है चीखता साठा। तो ध्यान रखना बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। गरजता चालीसा क्या है, प्रचंड पचासा क्या है, और चीखता साठा क्या है। तो गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा, ये पछुआ पवनें हैं जो बहुत ही तेज रूप से चलती हैं, आवाज करती हैं। इनको पछुआ पवनें बोलते हैं। प्रचंड पचासा, चीखता साठा, और ये सब विषुवत रेखा के 40 डिग्री अक्षांश, 50 डिग्री अक्षांश और 60 डिग्री अक्षांश के निकटवर्ती चलती है। तो प्रचंड पचासा, गरजता चालीसा, चीखता साठा क्या है, तेज चलने वाली हवाएं, जिनको पछुआ पवनें बोलते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन यहां पर आपका हुआ। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ज्वार भाटा जिसको बोलते हैं हम टाइड। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? ज्वार भाटा की टाइड की उत्पत्ति का कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन है, ध्रुवीय उच्च वायु भार है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है, या अनियमित वायु हवाएं हैं? तो इसका राइट आंसर है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ज्वार भाटे का सबसे प्रमुख कारण है। इसको मैं आपको समझाता हूं, ध्यान रखना। दो शब्द आते हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्वार से और भाटा से। ज्वार को बोलते हैं हम टाइड, और भाटा को बोलते हैं हम ईव बोलते हैं। दो शब्दों से मिलकर बनता है ज्वार भाटा। तो ध्यान रखना, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होंगे, तो उच्च ज्वार भाटा आता है। यानी कि समुद्र का पानी या सागरीय पानी ऊंचाई तक उठता है, ठीक, उसको बोलते हैं उच्च ज्वार। और ध्यान रखना, सागरीय जल पर या महासागरीय जल पर चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ज्यादा रहता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के अधिक निकट है। इसलिए सागरीय जल पर या महासागरीय जल पर चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा और उतना ही अधिक जल उठेगा। ध्यान रखना, सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आएगा जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, तो उसको सिजिगी बोलते हैं। ज्योग्राफी में उसको बोलते हैं बेटा सिजिगी, उच्च ज्वार आता है। और ध्यान रखना, ज्वार क्या होता है जिसको टाइड बोलते हैं? जब सागरीय जल ऊपर उठता है और आगे बढ़ता है, जब सागरीय जल ऊपर उठेगा और आगे बढ़ेगा, उसको बोलेंगे ज्वार। जब गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के कारण महासागरीय जल ऊपर उठता है और ऊपर उठने के बाद आगे बढ़ता है, तो उसको बोलते हैं ज्वार। और वही सागरीय जल जब नीचे गिरता है और पीछे हटता है, नीचे गिरेगा और पीछे हटेगा, उसको बोलते हैं भाटा। और दोनों को संयुक्त रूप से बोलते हैं ज्वार भाटा, दोनों को बोलते हैं टाइड। और सागर के जल का जो गिरता हुआ भाग है, सागर का जल जब नीचे गिरता है और पीछे हटता है, उसको बोलते हैं भाटा। तो ध्यान रखना, दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा जो आता है, ज्वार भाटा सबसे ऊंचा जो आता है वो फंडी की खाड़ी में आता है। फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। और भारत में जो सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है वो आता है गुजरात के ओखा तट पर। कहां पर? गुजरात के ओखा तट पर आता है। ओखा तट पर भारत में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। यहां पर जल की ऊंचाई 2 से 7 मीटर तक ऊपर हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16वें नंबर का। तो गोबी, कालाहारी, अटाकामा, सहारा क्या है? गोबी क्या है, कालाहारी क्या है, अटाकामा क्या है, सहारा क्या है? ये क्वेश्चन बहुत आता है जनरल परीक्षाओं में, इंपॉर्टेंट कर लेना। तो ये है मरुस्थल है। ये क्या है? मरुस्थल है, डेजर्ट है।
गोबी का मरुस्थल, क्वेश्चन आता है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वो गोबी का मरुस्थल है जो मंगोलिया में है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में आता है। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में आता है, चिली में। और सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में आता है, उत्तरी अफ्रीका में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा मरुस्थल है जो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी अफ्रीका में आता है। तो गोबी का मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो मंगोलिया में है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका में है। अटाकामा मरुस्थल चिली में है, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में। और सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है जो अफ्रीका महाद्वीप में आता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। चलिए, ये क्वेश्चन आपको आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17वां, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तीर्थंकर, देखिए क्वेश्चन आता है, और तीर्थंकर जो शब्द है वो किससे संबंधित है, वो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है तीर्थंकर। और जैन धर्म में तीर्थंकर को कहा जाता है गुरु। जैन धर्म में तीर्थंकर को क्या कहा जाता है, गुरु कहा जाता है। और जैन धर्म में जो टोटल तीर्थंकर हुए हैं वो हुए हैं 24। तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, 19वें। ये थे 23वें। और महावीर स्वामी थे 24वें। और ऋषभ देव थे पहले। तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ। और जैन धर्म में 19वें तीर्थंकर हुए हैं मल्लीनाथ। और टोटल तीर्थंकर जो हुए हैं जैन धर्म में वो हुए हैं 24। तीर्थंकर को कहा जाता है गुरु। तो इस तरह से जैन धर्म में कितने गुरु हुए, 24। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आता रहता है। तो ध्यान देना, तीर्थंकर जैन गुरुओं को बोला गया है। और टोटल तीर्थंकर जो हुए हैं वो आपके 24 हुए। तो क्रम में पूछ लेता है। तो पहले थे ऋषभ देव, 24 में थे महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ थे 23 में, मल्लीनाथ थे आपके 19 में। और टोटल तीर्थंकर हुए आपके 24। चलिए, ये क्वेश्चन भी यहां पर आपका हुआ। नेक्स्ट देखिए, बहुत क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन है, 100% इसको नोट कर लेना। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, क्वेश्चन पूछा है कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो गंगा भी डेल्टा बनाती है, महानदी भी डेल्टा बनाती है, कावेरी भी डेल्टा बनाती है, लेकिन नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी बनाती है ऐश्वरी। ऐश्वरी बनाती है, ऐश्वरी। नर्मदा नदी बनाती है ऐश्वरी। ऐश्वरी, ऐश्वरी बोलते हैं, जो ऐश्वरी बोलते हैं, ज्वार नद मुख को बोलते हैं, ज्वार नद मुख को बोलते हैं ऐश्वरी। ऐश्वरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्वार नद मुख, यानी कि एक तरह के वी आकार की घाटी होती है, ये वी आकार की घाटी। तो ध्यान रखना, जितनी भी नदियां पूरब से पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित होती हैं, जितनी भी नदियां, जो भी नदियां हैं, ध्यान रख लेना, जो नदियां पूरब से लेकर पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं वो ज्वार नद मुख बनाती हैं, ज्वार नद मुख बनाती हैं, ऐश्वरी बनाती हैं। जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती है। जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, वो नदियां डेल्टा बनाती हैं। जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी डेल्टा बनाएंगी, जो नदियां अरब सागर में गिरेंगी वो ज्वार नद मुख बनाएंगी। तो ध्यान रखना, जैसे ताप्ती नदी है, नर्मदा नदी है, पेरियार नदी है, तो आदि नदियां, ये सब जितनी भी अरब सागर में गिर रही हैं सब ऐश्वरी बनाती हैं। और जितनी भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं डेल्टा बनाती हैं। और डेल्टा एक त्रिभुजाकार आकृति होती है। डेल्टा क्या होती है, एक त्रिभुजाकार आकृति होती है, त्रिभुजाकार आकृति होती है डेल्टा नद। और ध्यान रखना, यहां पर हम देखें तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसको हम सुंदरवन का डेल्टा बोलते हैं, सुंदरवन का डेल्टा। तो सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। चलिए, ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आता रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना। तो पहला 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत संधू थी, जिन्होंने 1992 में दौड़ में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था भारत के लिए और पहली भारतीय महिला बनी थी। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आता है, कमलजीत संधू। और ध्यान रख लेना, पीटी उषा जिनको गोल्डन गर्ल या उड़न परी के नाम से जाना जाता है, गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है, पीटी उषा को उनका संबंध भी दौड़ने से है। कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन या भारोत्तोलन से संबंधित है। कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन से संबंधित है और इन्होंने भारत के लिए पहला कांस्य पदक जीता था भारोत्तोलन में। वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी और कमलजीत संधू ने 400 मीटर दौड़ में भारत के लिए 1992 में स्वर्ण पदक जीता था। पीटी उषा को गोल्डन गर्ल या उड़न परी के नाम से जाना जाता है। चलिए यहां पर यह क्वेश्चन आपका हुआ। आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन ये आपका हो गया है, तो गलती से यहां पर प्रिंट हुआ था हिंदी का क्वेश्चन एक। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है और इन क्वेश्चन जितने भी आपको कराए जाते हैं, मैं बार बार बोलता हूं कि इनको रिपीट करिए और याद करते रहिए, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आता है। जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, और यूपी पुलिस में तो मैं मानता हूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर चल रहे हैं सारे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे, सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे। आप जो बच्चे पढ़ रहे हो तो इसको मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। आपको बार बार यही समझाया जाता है, मेहनत करते रहिए इन क्वेश्चनों को। जो बच्चे यहाँ पर ऑफलाइन पढ़ने आते हैं, कल ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो मेहनत करते रहिए और कंटिन्यू मेहनत करने से ही कोई रिजल्ट मिलता है। पढ़ाई को पढ़ाई की तरह से करिए, टाइम लॉस मत कीजिए। मैंने आपको बोला है कि बहुत स्टूडेंट टाइम लॉस कर रहे हैं और मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो अपना टारगेट पूरा करने के लिए आप मेहनत करते रहिए। मैं मिलता रहूंगा आपको इन्हीं अच्छे क्वेश्चनों के साथ, बने रहिए आप। और तब तक के लिए कल आपका फिर क्वेश्चन ये शुरू होगा, कल मिलेंगे आपसे अगले क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।